जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर मेमोरी। अब बात आती है कि सर जब आपने हमें स्ट्रेटजी बताई थी इन चैप्टर्स की, दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की, तो आपने हमें बताया था कि मेमोरी वगैरह ये चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है मेरे भाई कि यहां से क्वेश्चन अब आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, है ना। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस के हिस्सा हैं। अगर एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, क्योंकि हम किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। हमें खुद को तैयार होना होगा और हर तरीके से तैयार होना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इन सभी चैप्टर्स को करके चलेंगे, यानी कि जो भी सिलेबस में आपके दिया है वो सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसी के अंदर हमारा आता है यहाँ पर क्या, उसी के अंदर आता है हमारे यहाँ पर मेमोरी वाला चैप्टर। कौन सा? उसी के अंदर हमारे यहाँ पर आ जाता है मेमोरी वाला चैप्टर। तो बहुत खूबसूरत तरीके से हम इसे जानेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अभी तक शानदार। अब बात आती है कि सर क्या इसके नोट्स बनाने हैं। तो देखो भैया, अगर आप मेरी पर्सनल बात मानोगे तो मैं कहूंगा कि हाँ आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप बाद में दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे ना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब मैं आपसे मना कर दूंगा कि आपको फिर नोट्स नहीं बनाने। तो एक बार तो एटलीस्ट आपको बना ही लेने चाहिए, बाकी फिर अपनी अपनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सिर्फ क्लास देख भी लोगे तब भी अगर आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, तब भी आपका क्या है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मैक्सिमम सही करोगे। तो शुरू करते हैं क्लास को, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं मेमोरी के बारे में। देखो ये लिखना मत हालांकि, क्योंकि मेमोरी से ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हमें आखिर पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। तो डेटा या सूचना, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसे स्टोर करके रखने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज आप और हम करते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, मेमोरी डिवाइसेस कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखने के लिए जिन डिवाइसेस का आप और हम यूज करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को हम मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, हमारा कंप्यूटर ये इंग्लिश हिंदी नहीं सीखता, ये सिर्फ ये हिंदी हिंदी इंग्लिश और कोई भाषा नहीं समझता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जैसे आप और हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज। और होता क्या है कि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1। जैसे एबीसीडी में 26 होते हैं, वैसे बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1। और कंप्यूटर केवल दो अक्षर 0 और 1 को ही समझता है। तो जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में किस रूप में सेव होता है, तो बाइनरी स्वरूप में स्टोर हो जाता है। किस में हो जाता है? बाइनरी में आपका स्टोर हो जाता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ 0 1। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1, वॉट एवर वी वर्क इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट कंप्यूटर्स मेमोरी, राइट। तो यहां तक तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं किस चीज की, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर शुरू करते हैं कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। देखो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो एक बार जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिख करके देख लेना, याद करके देख लेना, आप पाओगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे याद करने में। मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे आपको देखना है, लिखना है। क्या? कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मेमोरी की बिट। क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। इसके बाद बिट से बड़ी एक जो यूनिट होती है वो होती है निबल। अब कोई कहेगा सर यूनिट क्या चीज होती है, तो इकाई। जिस प्रकार से ग्राम होता है, फिर किलोग्राम होता है, फिर आपका क्या होता है, किलोग्राम के बाद कुंटल होता है, टन होता है ना, होता है, यस और नो।
उसी प्रकार से ये यूनिट है। तो सबसे छोटी आपकी मेमोरी की जो इकाई है वो बिट होती है, बिट के बाद निबल होती है और निबल के बाद बाइट होती है। बाइट के बाद अगर मैं बात करूं तो केबी यानी कि किलोबाइट होती है। केबी के बाद हम आगे बढ़ें तो एमबी यानी कि मेगाबाइट होती है। एमबी के बाद जीबी यानी कि गीगाबाइट होती है। जीबी के बाद टीबी यानी कि टेराबाइट होती है। टीबी के बाद पीबी यानी कि पेटाबाइट होती है। पीबी के बाद ईबी यानी कि एक्साबाइट होती है। ईबी के बाद जेडबी यानी कि जेट्टाबाइट होती है। जेडबी के बाद वाईबी यानी कि योट्टाबाइट होती है। वाईबी के बाद आपकी ब्रोंटाबाइट, और ब्रोंटाबाइट के बाद आखिरी बचता है हमारा जियोपबाइट। कौन सा? जियोपबाइट। तो एक तो ये आपकी यूनिट ऑफ मेमोरी के नाम होते हैं। क्या है? ये आपके नाम होते हैं। इनमें अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो सबसे छोटी यूनिट है आपकी मेमोरी की वो है बिट, और अगर मैं सबसे बड़ी यूनिट की बात करता हूं तो वो है आपकी जियोपबाइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऊपर कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, वह सबसे बड़ी यूनिट जियोपबाइट होती है। क्या होती है? वह सबसे बड़ी यूनिट जियोपबाइट होती है। ये दो लाइन याद रख लेंगे, यस और नो। स्मॉलेस्ट कौन सी है हमारी? तो हम कहेंगे वो है बिट, और सबसे बड़ी कौन सी है? वो है जियोबाइट। अब बात आती है कि सर इतना सारा या इतनी ज्यादा कैसे याद होंगी? तो मैं सभी चीजें बताऊंगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो बिट होती है आपकी, ये दो बाइनरी डिजिट से मिलकर के बनती है 0 और 1 से। ठीक है। एक निबल जो होता है हमारा, एक निबल, ये ऐसी 4 बिट जब मिल जाएंगी तो एक निबल बनता है। क्या? जब ऐसी 4 बिट मिल जाएंगी तो एक निबल बनेगा। जब ऐसी 8 बिट मिल जाएंगी, कितनी? 8 बिट जब ऐसी मिल जाएंगी तो एक बाइट बनता है। या फिर जब ऐसी 2 निबल मिल जाएंगी तो एक बाइट बनता है। जब ऐसी 2 बाइट मिल जाएंगी तब एक जब ऐसी 2 निबल मिल जाएंगी तब एक बाइट बनेगा। तो एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक जेडबी, एक योट्टाबाइट, एक वंटाबाइट, एक जॉबबाइट बनने में किस किस की जरूरत पड़ती है तो हम देखेंगे इसके आगे यहीं से। अब क्या आता है बाइट के बाद केबी? तो देखो, इस केबी से सिलसिला शुरू हो जाता है 1024 का। कौन सा? इस केबी से जो सिलसिला शुरू हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1024 का। और आपको क्या याद रखना है कि केबी से जस्ट पीछे वाला जो है उससे एक केबी बनी है, और 1024 को याद रखेंगे, यानी कि 1024 बाइट से मिलकर के एक केबी बनती है। अब एमबी, एक एमबी किससे मिलकर बनेगी? तो 1024 को वैसा का वैसा रखो, और एमबी से जस्ट छोटी जो यूनिट थी केबी, तो उससे मिलकर के हमारी एक एमबी बनती है। फिर एक जीबी किससे मिलकर बनेगी? तो 1024 को फिक्स रखो, और जीबी से ठीक छोटा जो है वो कौन सा है? एमबी। तो 1 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 एमबी होता है। 1 जीबी बराबर क्या है? 1024 एमबी है। इसके बाद एक टीबी बराबर क्या होता है? तो 1024 जीबी। जब ऐसे 1024 जीबी मिल जाएंगे तब एक टीबी बनेगा। जब ऐसे 1024 टीबी मिल जाएंगे तो एक पीबी बनेगा। और जब ऐसे 1024 पीबी मिल जाएंगे तो एक ईबी बनेगा। जब ऐसे 1024 ईबी मिल जाएंगे जब ऐसे 1024 ईबी मिल जाएंगे तो एक जेट्टाबाइट बनेगा। और जब ऐसे 1024 जेट्टाबाइट मिल जाएंगे तो एक योट्टाबाइट बनेगा। और जब ऐसे 1024 योट्टाबाइट मिल जाएंगे तो एक ब्रोंटाबाइट बनेगा। और जब ऐसे 1024 ब्रोंटाबाइट मिल जाएंगे तो एक जियोबाइट बनेगा। क्या बनेगा? तब हमारा एक जियोबाइट बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी का चैप्टर हो जाता है। क्या? ये हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी का चैप्टर हो जाता है। अब बात आती है कि ये सब हमें याद कैसे हो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको जो याद करना है इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद करना है इसमें मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी यूनिट याद करनी है ना? इनकी
यूनिट आपको याद करनी है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट। याद कैसे होंगे, एक से दो बार लिख करके देख लेना। सबसे छोटी बिट, बिट से बड़ी बाइट निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी केबी, केबी से बड़ी एमबी, एमबी से बड़ी जीबी, जीबी से बड़ी टीबी, टीबी से बड़ी पीबी, पीबी से बड़ी ईबी, ईबी से बड़ी जेडबी, जेडबी से बड़ी वाईबी, वाईबी से बड़ा ब्रोंटाबाइट और ब्रोंटाबाइट से बड़ा जियोबाइट। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर एक सीरीज होती है। फिर बस शुरू के याद रखनी है कि एक बिट 2 बाइनरी डिजिट से मिलकर बनेगा, एक निबल बनाने के लिए 4 बिट की जरूरत पड़ेगी, एक बाइट बनाने के लिए 8 बिट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है 1024 का, यानी कि इसके बाद जो भी आपसे पूछ ले 1024, और जो पूछा है उससे जस्ट पीछे वाली यूनिट आपको लगा देनी है। क्या कर देनी है, जस्ट पीछे वाली यूनिट आपको लगा देनी है। आप बड़ी ही आसानी के साथ इसे कर लेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार मुझे बताएंगे बात समझ में आ गई, एक बार मुझे बताएंगे बात समझ में आ गई आप सभी को। अच्छा, अब होता क्या है, मैं इसी चीज को आपको थोड़ा इस तरीके से बता देता हूं कि देखो, एक बिट बराबर 0 और 1, 2 बाइनरी डिजिट, एक निबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट, एक बाइट बराबर 2 निबल भी लिख सकते हैं, एक केबी बराबर 1024 बाइट होता है, और 1024 बाइट को मैं 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकता हूं। क्या, 1024 बाइट को मैं 2 की पावर 10 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 2 का गुणा 10 बार करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं 2 का गुणा 10 बार करता हूं तो 1024 आता है। क्या आता है, तो हम कहेंगे 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। यानी कि जब हम 2 की पावर 10 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1024 आ जाती है। राइट, ओके। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो 1 केबी है, जो 1 केबी है हमारी, इसे बनाने के लिए 1024 बाइट चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 की घात 10 बाइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 MB होता है, लेकिन अगर बाइट में ही पूछेगा तो हम 2 की पावर 20 बाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 की पावर 20 बाइट, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, 2 की पावर 20 बाइट कहेंगे। 1 मेगाबाइट बराबर 2 की पावर 20 बाइट होता है। और अगर केबी में पूछेगा तो हम 2 की पावर 10 केबी भी कह सकते हैं, और 1024 केबी तो लिखा है, और इसी को हम 1 मिलियन बाइट के बराबर भी मानते हैं। तो 1 MB बराबर 1 मिलियन बाइट भी आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 GB बराबर। तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, लेकिन अगर बाइट में ही पूछोगे तो 2 की पावर 30 बाइट भी हम इसे लिख सकते हैं। कितना, 2 की पावर 30 बाइट भी हम इसे लिख सकते हैं। और वैसे 1 GB में 1 बिलियन बाइट होते हैं। कितने, 1 बिलियन बाइट हमारे होते हैं। 1 टेराबाइट बराबर, टेराबाइट तो 1024 GB, यानी कि 1 TB 1024 लिख लो, टीबी से पीछे यूनिट GB, तो GB। अगर बाइट पावर पूछेगा तो 2 की पावर 40 बाइट के बराबर, और इसे हम 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ वो कौन सा है हमारा यूनिट ऑफ मेमोरी है जो 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है, तो मैं क्या कहूंगा, वो 1 TB है। TB से ट्रिलियन बाइट और MB से मेगाबाइट, तो इसे तो याद करना, मिलियन बाइट याद करना भी आसान है। ठीक है, फिर ये आपका 1 PB बराबर, तो 1024, और PB से छोटी यूनिट TB, ये लगाते जाओ। और ये पावर को याद करने के लिए एक बार लिख लो और फिर 10 की पावर बढ़ाते चले जाओ, तो ये हमारा यूनिट ऑफ मेमोरी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो और इसके बाद जो मैंने बात वहां पर लिखी थी वही यहाँ लिखी है कि बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ यूनिट एंड जियोबाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी ऑफ यूनिट। यानी कि मेमोरी की यूनिट सबसे बड़ी कौन सी है, वो जियोबाइट है, और जो सबसे छोटी है वो हमारी कौन सी है, वो बिट है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, एक बार मुझे यस करके बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2 से 3 बार आपको लिखकर देखना है। जैसे ही आप इसे लिख करके देख लेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गए, और जब ऑप्शन आएंगे तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके तो बहुत अच्छे से कर ही दोगे। तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त मुझे बता देंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, यहां से नहीं आए हैं का मतलब मेरे भाई ये बिल्कुल नहीं होता कि अब नहीं आएंगे।
समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अब नहीं आएंगे, तो हमें ये चीजें पढ़ कर के जाना चाहिए यदि हम अपना स्कोर, अपना सिलेक्शन 100% चाहते हैं। और अगर हम ऐसे चाहते हैं कि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और देखेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि आपके पेपर के टाइम पे क्या है, समय है, तो हमें सभी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। इसीलिए वे बच्चे फायदे में रहेंगे जो अभी से अपना सिलेबस आगे करके चलेंगे, ठीक है। तो इसे 1 से 2 बार आप लिख करके देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कंप्यूटर मेमोरी जो होती है आपकी, इसे हम, जो मेमोरी होती है हमारी, इसे हम मुख्यतः 2 भागों में बांट रहे होते हैं। कितने? तो मेमोरी को मेनली हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। कैसी? एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, इसे हम प्राथमिक मेमोरी, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी? इसे हम आंतरिक मेमोरी भी कह रहे होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, इसे हम बाहरी मेमोरी, बाहरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कह रहे होते हैं। कौन सा? इसी को हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह रहे होते हैं। कौन सी? ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे, तो जो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? प्राइमरी मेमोरी को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है रैम और एक होता है हमारा रोम। एक होता है रैम और एक होता है हमारा रोम। तो जो रैम है, जो रैम होती है आपकी, इसे हम यहाँ पर कुल 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है एस रैम और एक होती है हमारी डी रैम। एक होती है एस रैम और एक होती है हमारी डी रैम। और जो रोम होती है, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम और एक होती है हमारी डबल ईपी रोम। तो कई बार तो इनसे रिलेटेड आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। क्या? कई बार तो आपसे इनसे रिलेटेड सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। तो इनकी फुल फॉर्म याद रखना कि देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है और डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको इनकी क्या याद होनी चाहिए मेरे भाई? इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, है ना। इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रैम है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डी रैम होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो एस रैम होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होती है, इसकी फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो पीरोम होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सीधी सीधी शॉर्टकट की आपसे आपके पेपर में पूछी गई हैं। शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं।
हिंदी में लिखो है। मतलब क्या ही करवाना चाहोगे भाई है। कभी आपने किसी को आई लव यू हिंदी में बोला है? कभी आपने किसी को गुड मॉर्निंग हिंदी में बोला? सुप्रभात बोलते हो कभी किसी को? नहीं ना। तब तो तुम्हें इंग्लिश ही चाहिए और यहाँ पे तुम्हें हिंदी चाहिए। भाई जो चीज जैसी पूछी जाती है वैसी ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई पेपर में संगणक क्या होता है ये नहीं पूछा जाता, कंप्यूटर पूछा जाता है, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और इसमें इंग्लिश का टच थोड़ा ज्यादा रहता है बजाय हिंदी के। तो हर चीज को हिंदी में मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ा तो मैं दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें पेपर में नहीं मिलेगा। पेपर में आईसी चिप आएगी, एकीकृत सर्किट नहीं आएगा, ठीक है, एकीकृत परिपथ नहीं आएगा। तो समझ करके चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप रोज सुबह उठ करके शुभ प्रभात कहते हो तो मैं जरूर हिंदी लिख दूं, लेकिन नहीं ना, वहां पर तो इंग्लिश ही चाहिए आपको। तो भाई इंग्लिश की थोड़ी आदत डालो। जब आपका क्या लगेगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, तो हर चीज आप हिंदी में नहीं कह सकते अपने सीनियर से, ठीक है। अपने सीनियर से आप ये नहीं कह सकते इसे हिंदी में बताओ। थोड़ी सी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और इंग्लिश भी थोड़ी हैबिट में डालो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईपी रोम। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हम अगला देखेंगे यहाँ पे। तो आखिरी होती है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक तो इस पेज को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। चलो, क्योंकि पावर पॉइंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर फिर आप पावर पॉइंट क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि पावर पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं दिया, बट ये चीजें आपके सिलेबस में दी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि अभी जो बात मैंने आपको समझाई वही मैं इसके माध्यम से समझाऊंगा। भैया सीन 2 लगा दीजिए, भैया सीन 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि जो हमारी मेमोरी होती है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी यानी कि इंटरनल और सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, रैम और रोम। रैम को भी दो भागों में बांटते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम को हम तीन भागों में बांटते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो इतनी बात तो हमने यहाँ पर इसकी जान ली, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, है ना, इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है। एक तो मैग्नेटिक आधारित यानी कि चुंबक आधारित, एक होती है ऑप्टिकल स्टोरेज, और एक होती है हमारी फ्लैश स्टोरेज। कौन सी? एक होती है हमारी फ्लैश स्टोरेज, ठीक है। क्या होती है? फ्लैश स्टोरेज होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज है इसके उदाहरण कौन से हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, ये जितने भी होते हैं ये हमारे सभी के सभी किसके उदाहरण है? मैग्नेटिक स्टोरेज के। सीडी डीवीडी किसका उदाहरण होती हैं? तो जितनी भी गोल कैसेटें हैं वो सभी की सभी हमारी ऑप्टिकल का उदाहरण होती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज का। और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड हमारे फ्लैश स्टोरेज का उदाहरण होते हैं। सीन 1 क्या होते हैं? ये हमारे यहाँ पर फ्लैश स्टोरेज का उदाहरण होते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर जो भी बातें मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाई, उन्हीं बातों को अब मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ आराम आराम से समझाते हुए कि जो मेमोरी होती है वो हमारी दो पार्ट में बंटती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल यानी कि आंतरिक मेमोरी भी कह देते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सहायक यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी, बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी हम इसे कहते हैं, या सहायक मेमोरी भी हम इसे कह रहे होते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद अब एक एक करके अगर मैं बात करूं
प्राइमरी मेमोरी की, तो देखो ये कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। कुछ लाइनें मैं लिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा, उन्हें ध्यान से सुनना। क्या है, उन्हें ध्यान से सुनना कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिना प्राइमरी मेमोरी के, बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका फोन चल ही नहीं सकता। तो याद रखना कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे ही सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे ही हम मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये सभी बातें जान ली। प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम है टिपिकली इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद अब कुछ वन लाइनर के थ्रू चीजों को समझेंगे आसान शब्दों में। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं रैम के बारे में। किसके बारे में? रैम के बारे में। रैम के बारे में जानने से पहले एक बार आप मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं? जो भी बातें मैंने आपको समझाई, क्या वो सभी की सभी आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं? यस और नो, ये मुझे बता दीजिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी एक मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, वो ये कि सबसे पहले तो RWA टीम आ रही है बिहार 4 अप्रैल यानी कि परसों, तो आपका सुबह 11 बजे। तो जो भी बच्चे बिहार के हैं वो जरूर आए बापू सभागार में। बच्चों का सवाल होगा सर क्या मैं आऊँगा? जी हाँ, मैं भी आऊँगा, बिल्कुल। जैसे आप हमसे मिलना चाहते हैं वैसे हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वहां पर आइएगा। क्या वहां पर आने का कोई प्राइस लगेगा? कोई प्राइस नहीं है। क्या कोई टिकट लेनी होगी? कोई टिकट नहीं लेनी है, पूरी तरह से फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आती है कि सर अभी क्या था कि मैं यूपी पुलिस की फाइनल मेरिट से बाहर हुआ और मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी में लग गया। अब यूपी पुलिस फिर से आ गई, यूपीएसआई भी आ गई। अब मैं तैयारी किसकी करूं? यूपी पुलिस की करूं या फिर यूपीएसआई की करूं या दिल्ली पुलिस की करूं? या वो बच्चे जो यूपी पुलिस से नहीं भी रहे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उन्हें उन्हें कंफ्यूजन हो रहा था सर मैं यूपीएसआई करूं या दिल्ली पुलिस करूं। तो ये बात मैंने सर को बताई, अंकित सर को, और आज इस पर एक वीडियो बनवाया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, वहां से आपको बहुत हेल्प होगी। और आप जिस कंफ्यूजन में हैं और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं इस कंफ्यूजन में, तो वो कंफ्यूजन हमारा क्या है, दूर हो जाएगा, है ना। वो कंफ्यूजन आपका वहां से दूर हो जाएगा, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। एक आपका डाउट है कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि 15 अप्रैल से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। कब? 15 अप्रैल से। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रोज रोज नहीं पूछी जाती मेरे भाई, तो मत पूछो। ठीक है, जब होना होगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। इसके बाद अब हम आगे आते हैं और एक एक करके बात करते हैं रैम। तो रैम की फुल फॉर्म मैंने अभी अभी आपको बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। क्या? जो रैम होती है हमारी, इसे हम मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसे मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी है? तो जो रैम होती है हमारी, ये एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का अर्थ होता है वाष्पशील। अगर इसे मैं हिंदी में बात करूं तो वॉलेटाइल को हम हिंदी में वाष्पशील कहते हैं। अब वाष्पशील या फिर वॉलेटाइल का मतलब क्या है? तो रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो लाइट के जाने पर मौजूद डेटा को खो देती है। क्या है? वाष्पशील का मतलब ये होता है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मेमोरी जो लाइट के जाने पर स्वयं के मौजूद डेटा को क्या कर देगी? खो देगी। ठीक है, और इसे ही हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, ये एक अस्थाई मेमोरी होती है, यानी कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्यों होती है जी टेम्परेरी मेमोरी? तो आप कहेंगे ये टेम्परेरी मेमोरी क्यों है? क्योंकि लाइट के जाने पर इसमें जो भी डेटा वो सब उड़ जाएगा, वो स्थायी तौर पर हम अपने कंप्यूटर में नहीं संभाल के रख सकते, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये अस्थायी मेमोरी है। आंतरिक मेमोरी क्या होती है? इसे हम आंतरिक मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर होती है। कहां पर? क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर होती है, राइट। यानी कि जो आपका बॉक्स होता है सीपीयू, उसके अंदर मदरबोर्ड में ये आपकी लगी होती है। तो अगर आपसे पूछे रैम कहां पर स्थित होती है, रैम मदरबोर्ड पर होती है। कहां पर? मदरबोर्ड में लगी होती है।
राइट। चलिए, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा खो जाता है और यही तो कारण है किसका, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य होता है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय कहाँ आता है, रैम में जाता है। यानी कि जो भी काम सीपीयू करता है ना, वो हर एक काम रैम में जाना जरूरी होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सीपीयू के द्वारा किए गए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना क्या होता है, अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे। ये जो डी रैम होती है इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो एस रैम है इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो मेन अंतर है जो पूछा जाता है वो ये कि जो डी रैम होती है इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यानी कि डी रैम रिफ्रेशेबल होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जो डी रैम होती है हमारी, जो डी रैम होती है हमारी, इसमें लाइट की खपत कम होती है, बिल कम आता है। एस रैम में ज्यादा आता है। डी रैम थोड़ी धीमी होती है, स्लो होती है। एस रैम बिल्कुल तेज होती है, सुपर फास्ट स्पीड। तो रिफ्रेशिंग चीपर, सस्ती होती है, धीमी होती है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज आप और हम जो कर रहे हैं आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, हमारे फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में किस रैम का यूज होता है, तो वहां पर हमारा इस डी रैम का ही यूज हो रहा होता है, जैसे कि पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि। अच्छा, इसके बाद एक होता है पीसी डी रैम। अच्छा, डी रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसडीआर और एक होती है डीडीआर। तो एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल डेटा रेट वाली डी रैम, और एक होती है डीडीआर यानी कि उसी से दुगनी यानी कि डबल डेटा रेट वाली, क्या है, डबल डेटा रेट वाली हमारी डी रैम। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एस डी रैम क्या होता है जी। एस डी रैम तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है। एस डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हमारा नाम आता है अगला एस रैम का। तो इसमें जो डेटा होता है उसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ये महंगी होती है और इसमें विद्युत की खपत यानी कि जो लाइट की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा लगती है, और इसका यूज शेयर मार्केट आदि में किया जाता है। कहां पर, शेयर मार्केट आदि में हम प्रयोग कर रहे होते हैं एस रैम का। तो बताओ एस रैम और डी रैम समझ में आ गई या नहीं आई, एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे। एस रैम और डी रैम समझ में आ गई, एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आसान शब्दों में कि जो एस रैम होती है, डी रैम होती है, इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये सस्ती होती है, ये सस्ती होती है, स्पीड इसकी कम होती है और लाइट का बिल इसमें कम आता है। लेकिन जो एस रैम होती है ये महंगी होती है। क्या, ये महंगी होती है, इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, और ये क्या है हमारी, इसमें लाइट का बिल भी कम आता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं रोम। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, हम कहेंगे रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं कहूंगा रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रोम जिस तरीके से काम करता है, जिस प्रॉपर्टी पर काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वॉर्म कहते हैं। क्या, वॉर्म। और वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं कहूंगा राइट वंस रीड मैनी। यानी कि इसमें रोम कैसी प्रकृति की होती थी शुरू में, कि एक बार लिख दो और बार 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 उसे पढ़ते जाओ। तो ये होती है हमारी रोम। ठीक है, तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जो रोम होती है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि गैर वाष्पशील मेमोरी होती है, और इसमें मौजूद डेटा लाइट के जाने पर भी नहीं खोता। इसमें जो डेटा मौजूद रहता है वो लाइट के जाने पर भी डिलीट नहीं होता, इसलिए हम इसे परमानेंट मेमोरी भी कह रहे होते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे परमानेंट मेमोरी भी कह रहे होते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं। और लाइट के जाने पर, सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें जो डेटा मौजूद होता है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, डेटा इन इट व्हेन द लाइट गोज ऑफ, व्हेन द सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है।
रोम के अंदर जब रोम को बनाया जाता है तो इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अभी मैं पूरी क्लास, जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो जो भी कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा है एक बार मैं सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, बस पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे रोम जो होती है ना वो जरूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज हो। रोम का प्रयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आपके गैजेट्स जैसे कि उपकरण में किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि माइक्रोवेव, वीडियो गेम आदि, ठीक है। इसके अलावा इसे बनाते समय इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है जो इसकी मेमोरी के अंदर रहता है, जिसे बायोस कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम लिखा जाता है इसके अंदर? बायोस प्रोग्राम लिखा जाता है। अब बात आती है कि बायोस क्या चीज है पहले तो, है ना। अब एक सवाल उठता है हमारा कि बायोस क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे बायोस क्या है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले चलेगा। यानी कि जो बायोस होता है हमारा BIOS, ये क्या काम करता है कि जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर में CPU का बटन दबाया तो क्या होगा, जैसे ही आप CPU का बटन दबाओगे तो आपके कीबोर्ड, माउस, टीवी, LCD या फिर आपके प्रिंटर हर जगह लाइट जाएगी और वो लाइट जाने के बाद में सब जगह बत्ती जलेगी और बत्ती वो बंद हो जाएगी और फिर आपका कंप्यूटर धीरे धीरे चालू होगा फिर जलेगी। लेकिन जो वो सबसे पहले लाइट गई थी वो क्या किया गया था कि वो जो सबसे पहले लाइट गई थी उस लाइट में क्या था मेरे भाई कि उसे आपका वो चेक करने के लिए था कि कंप्यूटर के हर एक उपकरण तक लाइट पहुंच भी पा रही है कि नहीं, और इसके लिए हम बायोस का यूज कर रहे थे। तो यह चेक करता है कि सभी पार्ट चल रहे हैं कि नहीं, जैसे कि कीबोर्ड की लाइट जलना। इट चेक्स वेदर ऑल पार्ट्स आर रनिंग, ठीक है। और ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछी गई है, अलग अलग तरीके से देख लेना प्रीवियस ईयर। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो कंप्यूटर को बूट अथवा यूज करने के लिए अथवा शुरू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बायोस का यूज करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का, ठीक है। बायोस को पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है और पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है? पोस्ट की फुल फॉर्म होती है आपकी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, राइट। इसके बाद एक बैटरी होती है हमारे सीपीयू में जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। क्या? हमारे सीपीयू के अंदर एक बैटरी होती है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। सीमोस क्या चीज है जी? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि सीमोस का मुख्य कार्य जो होता है वो कंप्यूटर की घड़ी को चलाना होता है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जो फोन पुराने हो जाते हैं, क्या आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल फोन वगैरह आपके पुराने हो जाते हैं तो उन पुराने मोबाइल फोन्स में क्या होता है मेरे भाई कि उनमें डेट एंड टाइम अगर वो स्विच ऑफ करके आप ओपन करो तो बिल्कुल पुराना वाला आने लगता है। ऐसे ही कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर में एक चीज सोचो कि मान लो आज तारीख हो रही है आपकी, है ना, मान लो आज तारीख हो रही है आपकी 2 अप्रैल और 4:44 का समय है। 2 अप्रैल 4:44 का समय हो रहा है और आप अपने कंप्यूटर के हर एक उपकरण को अलग अलग निकाल के रख दो और 6 महीने बाद जोड़ो तो क्या वो आज की ही तारीख दिखाएगा या उस दिन जो तारीख हो रही होगी वो दिखाएगा? तो भैया उस दिन जो तारीख और जो समय हो रहा होगा वो दिखाएगा। अच्छा इसका तो हर एक उपकरण अलग निकाल के रख दिया, इसमें तो कोई पावर भी नहीं दी, फिर कंप्यूटर को कैसे पता कि समय ये हो रहा है? तो इसके लिए इसके अंदर एक बैटरी लगाई जाती है जिसे आप और हम सीमोस बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आप और हम सीमोस बैटरी कह रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो तो एक बार फिर से मुझे बता देंगे कि क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। देखो जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति तभी देख सकता है जब वो देखने की कोशिश करेगा। अगर देखो उसके देखने की तो संभावना होती है जिसकी आंखें ही नहीं है, वो फिर भी देख सकता है कि उसकी आंखें भैया कोई उसे दान कर दे तब वो देख ले। लेकिन अगर किसने ये ठान लिया कि मुझे देखना ही नहीं है
ठीक है, तो आप पाओगे कि उसे फिर कोई उसे भगवान भी नहीं दिखा सकते। ऐसे ही जिसे समझ नहीं आ रहा वो तो समझ सकता है, ठीक है, कोशिश करेगा समझ लेगा, लेकिन जिसने कसम खा ली है कि मुझे समझना ही नहीं है, फिर भाई उसे कोई नहीं समझा सकता, राइट। जैसे आप लोगों ने आजकल एक रील देखी होगी इंस्टा पर, उसमें क्या होता है कि बीवी कहती है पति से कि अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे तो मैं मायके नहीं जाऊंगी, ठीक है, और बीवी एक गेट के पीछे छुपती है और आदमी की आंखें खुली हैं, खूब सामने दिख रही है, लेकिन फिर भी ऐसे ही करता है कि कहाँ है, क्योंकि वो तो चाहता है कि भैया तुम मायके जाओ। रील देखी है सबने, तो ऐसा तो नहीं है कि उसे दिख नहीं रही, दिख रही है, लेकिन वो दिखावा ऐसा कर रहा है कि नहीं दिख रही। ऐसे ही जो समझना चाहता है उसे समझ में आएंगी चीजें, लेकिन जिसने कसम खा ली मुझे समझना ही नहीं है, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, राइट। आगे बढ़े, चलो। तो इसके बाद बस एक बार थोड़ी सी जानकारी और ले लो, फिर मैं एक बार पूरा, चलो मैं पहले पूरा रिवाइज करा देता हूं, जो भी चीजें मैंने बताई आपको मैं एक बार आपको पूरा क्या करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले, जो देखो इनमें ये चीज काम की नहीं थी, बस हमें पता होना चाहिए कि जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में, बिल्कुल, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। कैसे? वो बाइनरी फॉर्म में होता है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो यूनिट ऑफ मेमोरी होती है, इसमें सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी कौन सी? बिट। बिट से बड़ी होती है निबल, निबल से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है केबी, केबी से बड़ी होती है एमबी, एमबी से बड़ी होती है जीबी, जीबी से बड़ी होती है टीबी, टीबी से बड़ी होती है पीबी, पीबी से बड़ी ईबी, ईबी से बड़ी जेडबी, जेडबी से बड़ी वाईबी, वाईबी से बड़ी ब्रोंटाबाइट, ब्रोंटाबाइट से बड़ा जियोबाइट। अब क्या ये सब हमें याद कैसे हुई, है ना, ये सब हमें याद कैसे हुई बताएंगे एक बार जल्दी से। तो एक आपको क्या है, 2 से 3 बार लिख लेनी है मात्र, है ना। जब आप खुद से इसे लिख करके देख लोगे तो आप देखोगे कि फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यूनिट क्या है आपका, याद करने का तरीका क्या है, तो आप देखेंगे यहां पर कि जो एक बिट है वो 0 और 1 से मिलकर बनी है, एक निबल 4 बिट से मिलकर बनता है। एक बाइट में जब ऐसी 8 बिट मिल जाती हैं तो एक बाइट बनता है, और जब ऐसी 2 निबल मिल जाती हैं तो आपका क्या बनता है, एक बाइट बनता है। अब एक केबी बराबर, केबी से जस्ट छोटा बाइट यानी कि 1024 बाइट। एक एमबी बराबर 1024 केबी, एक जीबी बराबर 1024 एमबी, एक टीबी बराबर 1024 जीबी, एक पीबी बराबर 1024 टीबी, एक ईबी बराबर 1024 पीबी। तो जस्ट पीछे वाले को याद करके हम यूनिट ऑफ मेमोरी को याद करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कि क्या है भैया, हमने ये यूनिट ऑफ मेमोरी जान लिया। इसके बाद हमने मेमोरी को 2 भागों में बांटा हुआ है ना। पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इधर प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मेमोरी को हम कुल 2 भागों में बांटते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो कंप्यूटर को चलने के लिए, मतलब कंप्यूटर उसके बिना चल ही नहीं सकता, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। यानी कि अगर कंप्यूटर को रन कराना है, अगर फोन को चलाना है, तो फोन में और आपके कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी यानी कि इसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और इसे हम इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के या आपके फोन के अंदर होती हैं, राइट। अब कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम को 2 भागों में बांटते हैं, एक एस रैम, एक डी रैम। और रोम को हम 3 भागों में बांटते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। एस डी रैम से रिलेटेड बातें कुछ बताऊं, तो डी रैम को आपको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ये धीमी होती है, सस्ती होती है, लेकिन इसकी स्पीड कैसी है, स्लो होती है, ठीक है। जबकि एस रैम क्या है, तो एस रैम तेज होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये महंगी होती है, और इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, है ना। इससे क्या है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता आपकी नहीं होती। और डी रैम का यूज आप और हम डेली लाइफ की चीजों में करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह, बट एस रैम का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता। एस रैम का यूज बड़े बड़े सर्वर वगैरह में किया जाता है, या फिर आपका मैं कहूं तो शेयर मार्केट आदि में किया जाता है, राइट। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपकी पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम की, तो अभी आगे देखेंगे। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो हमारा
क्या है, टेम्परेरी होता है, यानी कि रैम में जो भी डेटा होगा वो लाइट के जाने पर चला जाएगा। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आप देखेंगे, है ना, तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे मान लो आपका फोन है ना, और आप अपने फोन में व्हाट्सएप भी खुला है, यूट्यूब भी खुला है, इंस्टाग्राम भी खुला है, फेसबुक भी खुला है, और किसी से बात की थी वो भी खुला है, ठीक है। तो जब आप अपने फोन को चला रहे हो तो भले ही अभी रोजगार विदंगित एप्लीकेशन है, आप चाहोगे तो थोड़ी देर पहले आपने जो यूट्यूब खोला था आप वो खोल सकते हो, राइट। बट अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए, है ना, और फिर आप उसे दोबारा से ऑन करो, तो क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीजें आपको खुली हुई मिलेंगी? बताओ, नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, मतलब प्रेजेंट में चल रहा होता है, वो रैम के अंदर होता है। कहां पर? रैम के अंदर। और रैम टेम्परेरी मेमोरी है, पावर के कट होने पर, लाइट के जाने पर डेटा को क्या कर दे रहा है? खो दे रहा है, यानी कि इसलिए ये वॉलेटाइल मेमोरी हो गया। क्या हो गया? इसलिए ये हमारा वॉलेटाइल मेमोरी हो गया, ठीक है। चलो, अस्थाई मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है। फिर हमने एसरैम, डीरैम के बारे में मैंने बात आपसे कर ली। रोम जो होता है ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है ना, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें पहले से ही लोड कर दी जाती हैं जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है। तो ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। कैसी? ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। और जब रोम को बनाया जाता है उसी समय पर इसमें एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे आप और हम बायोस कहते हैं। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो बायोस सबसे पहला होता है जो चालू होता है, और हर एक उपकरण में, हर एक डिवाइस में पावर भेज करके चेक करता है कि इसके पास लाइट जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। फिर बायोस से रिलेटेड हमने बातें जानी कि ये चेक करता है, और बायोस को हम पोस्ट भी कहते हैं, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। फिर हमारा आ गया सीमोस बैटरी, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जो घड़ी होती है, हमारे कंप्यूटर की डेट एंड टाइम को सही तरीके से चलाने के लिए हम इस सीमोस बैटरी का यूज कर रहे होते हैं, राइट। चलो, इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम के बारे में जानने, और यहां पर हमारी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, है क्या कि जब शुरुआती दौर में रोम बना करती थी, जब शुरुआती दौर में क्या बनती थी? रोम बना करती थी, तो क्या होता था कि उसमें जब बनाई जाती थी तो खाली बनाई जाती थी, और उसमें एक बार डेटा को लिख दिया जाता था, है ना। उसमें एक बार डेटा लिख दिया, फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता। यूज तो बार बार कर सकते हो, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, राइट। तो पीरोम क्या है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बनाते समय ये खाली मेमोरी बनाई जाती है, और निर्माण के बाद इसमें डेटा को एक बार बदला जाता है, यानी कि एक बार भरा जा सकता है। लेकिन ऐसे क्या था, ऐसे दिक्कत होती थी, तो फिर इसका ही एक अपडेटेड वर्जन आया जिसको नाम दिया गया ईपी रोम। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें क्या हुआ कि अब इसमें डेटा को मिटाया जा सकता था और दोबारा भी भरा जा सकता था, लेकिन मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों की सहायता ली जाती थी, यानी कि यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता था। तो पी रोम के डेटा को मिटाने के लिए किसकी सहायता लेनी होती है? यूवी रेडिएशन, यानी कि पराबैंगनी किरणें, ठीक है जी। लेकिन यहां से भी बात नहीं बनी। अब आप और मैं कहां पराबैंगनी किरणें लेकर के आएंगे और कहां हम इसे क्या है, डेटा को डिलीट करेंगे? तो फिर एक और अपडेटेड वर्जन आया जिसे आपने और हमने कहा डबल ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तभी से फिर बन गई पेन ड्राइव। यानी कि आपने देखा होगा पेन ड्राइव कैसी है, आपने पेन ड्राइव लगाई, उसमें मूवी ले ली, गाना ले लिया, देख लिया, फिर वो डिलीट कर दिया, और फिर आपने दोबारा लगाई, फिर डेटा ले लिया। यानी कि ये कैसी हो गई? अब ये एक फ्लैश मेमोरी की तरह हो गई, यानी कि इसके अंदर डबल ईपी रोम है। इसके डेटा को आप और हम साधारण तरीके से बस कंप्यूटर में लगा के डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो ये डबल ईपी रोम होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस द प्रोग्राम इज चेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। इसीलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी आप और हम कह रहे होते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, और मेरे ही मानो तो ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत रुचि के साथ पढ़ने चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भैया वर्ड एक्सेल ही आता है तो मैंने ना पढ़ूं। नहीं भाई, अगर आपके पास समय है तो आपको फिर अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आप मजबूत बन करके रहो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना,
पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।